देखिए, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना लीनियर प्रोग्रामिंग। बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो कोई हमारे पास एक प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो यूनिट्स हम बनाते हैं, एक्स यूनिट और वाई यूनिट। तो इसको कितनी यूनिट्स हम बनाएं ताकि हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सके, या फिर कितना बनाएं ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमम आ सके। इसके लिए हम दो टेक्निक काम में लेते हैं, एक तो ग्राफिकल और एक सिंप्लेक्स। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं ग्राफिकल मेथड का। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हमें जो मैक्सिमाइज जो दिया होगा वो जेड हमें दिया हुआ है, जो हमें फाइंड आउट करना है कि 9x + 10y। ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि मान लो एक यूनिट पे हमें 9 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, तो एक्स यूनिट की कितनी यूनिट बेची जानी चाहिए, एक्स की कितनी यूनिट्स बेची जानी चाहिए। वैसे ही 10 रुपीज़ हमें प्रॉफिट होगा वाई पे, तो वाई की कितनी यूनिट बेची जानी चाहिए जो हमें ऑप्टिमम होगा। लेकिन इस एक्स और वाई को बनाने के लिए हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होंगी। जैसे एक्स को बनाने में मान लेते हैं कि 11 आवर्स चाहिए या 11 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, या हमें वाई को बनाने के लिए 9 की रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास मैक्सिमम 9,900 आवर्स ही अवेलेबल है। दूसरा कांस्टेंट है कि मान लो हमारे पास एक्स को बनाने के लिए हम 7 आवर्स दे सकते हैं, वाई को बनाने के लिए 12 आवर्स दे सकते हैं, और मैक्सिमम हमारे पास 8400 आवर्स अवेलेबल हो। थर्ड इस तरीके से कांस्टेंट हो सकता है, एक्स के लिए 6 आवर्स, वाई के लिए 16 आवर्स, मैक्सिमम हमारे पास 9600 आवर्स हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्स और वाई हमेशा जीरो या जीरो से ज़्यादा ही होगा, नेगेटिव यूनिट्स कभी नहीं होगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ इक्वलिटीज कॉरस्पॉन्डिंग टू द अबव कांस्टेंट आर एस फॉलोज। तो तीनों हमारे पास गिवन है एक्टिविटीज। ऑन प्लॉटिंग दीज ऑन द ग्राफ पेपर वी विल फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन फॉर दैम। और इसको कॉमन सॉल्यूशन के लिए हमें, या फिजिकल रीजन के लिए हमें ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने के लिए एक्स हम नीचे ले लेंगे एक्स एक्सिस पर, वाई ले लेंगे वाई एक्सिस पर। ठीक है, सबसे पहले अब इनकी वैल्यूज़ को कैसे पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ को पुट करना काफ़ी आसान है। इनकी जो टोटल वैल्यू है, जैसे 9,900 आवर्स हमारे पास मैक्सिमम थे। ठीक है, इसमें 11 का, एक्स की वैल्यू के लिए 11 का डिवाइड कर दीजिए, वाई की वैल्यू के लिए 9 का डिवाइड कर दीजिए। तो 9,900 में 11 का डिवाइड करेंगे तो 900 आएगा, और 9 का डिवाइड करेंगे तो 1100 आएगा। तो वाई की वैल्यू आ रही है 1100। इसी तरीके से 8400 में सेकंड कांस्टेंट में 7 और 12 का डिवाइड कर देना। तो 8400 में 7 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1200 आता है, एक्स का 1200, वाई का अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो 700 आता है। इसी तरीके से 9600 में एक्स के लिए 6 का डिवाइड करेंगे तो 1600 आएगा, और वाई का 16 का डिवाइड करेंगे तो 600 आएगा। तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू देखो 1100 आ रहा था, और वाई की, एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 1100, और वाई की जो आ रही है, वाई की 11 है, सॉरी वाई की 11 आ रही है, और एक्स की जो मैक्सिमम आ रही थी वो 1600 यूनिट आ रही थी। तो हम यहाँ पर वाई प्लॉट करेंगे 200-200 के डिफरेंस से, हम 100-100 के डिफरेंस से भी ले सकते हैं, ग्राफ या कॉपी की साइज पर डिपेंड करेगा। तो 200-200 हम वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक करीब 1100 मिल जाए, और यहाँ पर नीचे 200-200 वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक हमें 1600 मिल जाए। अब इन दोनों की लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहली वाली लाइन एक्स को मैंने 11 वाली जो एक्स की वैल्यू है उसको मैंने 9900 से डिवाइड किया, तो 9900 डिवाइड बाय 1100। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको आएगा, 900 आएगा। तो देखो एक लाइन अपने यहाँ पे 900 से शुरू करेंगे एक्स के लिए, तो एक्स का 900 देखो ये नीचे मिलेगा एक्स प्लॉट पे 800 और 1000 के बीच में 900 से शुरू होगा, और 9 का डिवाइड करूंगा वाई के लिए तो 1100 आएगा। तो ये जो 900 से स्टार्ट होगा एक्स पे, ये वाली सीधी लाइन ड्रॉ करनी है 1100 तक, वाई के 1100 तक। इसी तरीके से सेकंड वाली लाइन पे ड्रॉ करेंगे। 8400 में 7 का डिवाइड करूंगा तो 1200 आएगा, और 12 का डिवाइड करूंगा तो 700 आएगा। तो एक्स में तो 12 से शुरू होगा 1200, और सीधा जाएगा वाई के 700 तक, जो कि 6 और 800 के बीच में होगा। नेक्स्ट के लिए 9600 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 1600 आएगा, तो x की वैल्यू 1600 से स्टार्ट होगी, और 16 बाई के लिए 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 600। तो 1600 वाली लाइन जाएगी 600 तक। तो ये तीन लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अब इन तीन लाइन को ड्रॉ करने के लिए फिजिबल रीजन हमें देखना होगा। फिजिबल रीजन में तीनों लाइन हमें टच होनी चाहिए।
तो देखो फर्स्ट लाइन भी यहाँ पे टच हो रही है पी तक, पी से क्यू, क्यू से फिर अपन नीचे जाएंगे पी पे। तो नीचे वाला जो फिजिबल एरिया होना चाहिए वो कॉर्नर्स वाला होना चाहिए, अंदर कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, अंदर कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए, और उस रीजन में तीनों लाइनें टच हो जानी चाहिए। तो देखो इस वाले रीजन में ये जो फर्स्ट लाइन थी 900 से लेकर 1100 वाली ये भी टच हो रही है, 1200 से लेकर 700 वाली है ये भी टच हो रही है, और 600 से 1600 वाली ये भी टच हो रही है। अब यहाँ पर ही देखना होगा इस फिजिबल रीजन में कितने कॉर्नर्स हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट कॉर्नर तो देखो ये 0 0 वाला ही है, इसलिए हमने कॉर्नर पॉइंट लिखा 0 0। दूसरा वाला अगर मैं इसकी बात करूँ, बी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो बी पॉइंट जो है वो एक्स का तो 900 है लेकिन वाई का 0 है। ठीक है, तो 900 और 0 बोलेंगे इसको, 900 और 0, तो जो कि लास्ट वाला बी पॉइंट है 900 और 0। ठीक है, इसके बाद अगर ये ई वाला पॉइंट ऊपर देखेंगे तो वाई पे तो 600 है पर एक्स पे 0 है, तो 0 और 600 ई पॉइंट आ गया। इसके बाद दो पॉइंट हमें और मिलेंगे, एक क्रॉस में देखो यहाँ मिलेगा पी पॉइंट पे, जो ये दो लाइन कट कर लाइन बनी, और क्यू पर जो ऊपर वाली लाइन और ये जो बिल्कुल लास्ट वाली लाइन है वो कट कर रही है। तो पी पे अगर मैं देखूंगा, पी पे जस्ट नीचे देखूंगा तो एक्स मुझे मिलेगा, तो करीब करीब 480 के आसपास आएगा पी, करीब करीब 480 के आसपास आएगा। और लेफ्ट में देखूंगा तो क्यू वाई मिलेगा, तो जो कि आएगा करीब करीब 420 के आसपास। तो 480 और 420 जो है वो पी की वैल्यू हो जाएगी। क्यू की वैल्यू देखेंगे तो क्यू की वैल्यू 600 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 626 अराउंड है ये, ग्राफ पेपर पे बिल्कुल एग्जैक्ट नजर आएगा। और लेफ्ट में अगर हम देखेंगे तो ये 300 के आसपास नजर आ रहा है, तो 335 है, तो 626 और 335 ये आएगा। तो कुल मिला के हमारे पास 5 पॉइंट है, 0 0, 900 और 0, 0 और 600, और फिर पी और क्यू वाले। तो पी और क्यू वालों के लिए हमें स्केल से या फिर हमें स्केल से या ग्राफ पेपर से हमें देखना होगा, अंदाजे से भी ले सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है पर वो चलता है। अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ को हमें z वैल्यू में रखना होगा। तो z हमारा 9x प्लस 10y था क्वेश्चन के अंदर, 9x और 10y। तो जहाँ जहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है वो x में रख दो, और y की वैल्यू को y में रख दो। तो पहले वाले तो x 0 है, y भी 0 है, तो 9 को 0 से और 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। दूसरे वाले में 0 और 600 है, तो 9 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वो 0 हो जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई y से यानी कि 600 से करेंगे तो 6000, तो 0 और 6000 6000 हो जाएगा। वैसे p की वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 x है जो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 420 अपना y है जो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 85620 आ जाएगा। इसी तरीके से q को मल्टीप्लाई करेंगे, 626 को 9 से, 335 को 10 से, दोनों का एडिशन करेंगे 8984 आ जाएगा। और लास्ट वाला 900 और 0 है, तो 900 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8100, 0 को 10 से करेंगे तो 0, तो 8100। तो देख लीजिए सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, ये क्यू पॉइंट पे हो रहा है 98984। इसका मतलब x होना चाहिए 626, y होना चाहिए 335। तो 626 और 335 ये हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो होगा अपना सिंप्लेक्स का। क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरीके से आता है, ग्राफिकल का और सिंप्लेक्स का करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं x और y, x1 और x2 सॉरी। इनको हम तीन मशीनें यूज़ करते हैं a, b और c। ठीक है, इनका प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है पर यूनिट, और मशीन की अवेलेबिलिटी और प्रॉफिट पर यूनिट भी हमें दिया हुआ है। अगर मैं ए मशीन को काम में लेता हूँ तो x1 को बनाने में 2 घंटे चाहिए, x2 को बनाने में 3 घंटे चाहिए, मैक्सिमम हमारे पास 1500 घंटे अवेलेबल है। बी मशीन काम में लेने पर x1 के लिए मुझे चाहिए 3 घंटे, x2 के लिए मुझे चाहिए 2 घंटे, मैक्सिमम 1500 घंटे। सी मशीन के ऊपर x1 बनाते हैं तो 1 आवर, और x2 को बनाते हैं तो भी 1 आवर, मैक्सिमम आवर्स हमारे पास है 1000। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है x1 का तो 10 रुपीज़ पर यूनिट और x2 का 12 रुपीज़ पर यूनिट। Formulate on the appropriate linear programming model for this problem and solve it by simplex method। तो इस सिंप्लेक्स मेथड को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मैक्सिमाइज लिखेंगे z वैल्यू। तो z वैल्यू हमें दे ही रखा है 10 रुपीज़ और 12 रुपीज़, तो 10 x1 के लिए है, 12 x2 के लिए। ये जो 2 और 3 हमें ए मशीन पे दे रखा है, इसको x1 x2 की तरह डिनोट कर देंगे। 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल 1500।
1500 से ज़्यादा काम में नहीं ले सकते, 1500 से कम काम में जरूर लिया जा सकता है, इसलिए लेस देन इक्वल। सेकंड वाले में 3 और 2 है तो 3x1 2x2 1500। तीसरे वाले सी में 1 1 है तो x1 और x2 लेंगे लेस देन 1000। अब विद द हेल्प ऑफ स्लैक वेरिएबल्स द इनइक्वालिटीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी है क्योंकि अभी भी लेस देन में साइन लगा हुआ है, लेस देन इक्वल। तो हो सकता है x1 और x2 का जो कॉम्बिनेशन है, x1 और x2 का जो कॉम्बिनेशन है वो 1500 से कम भी हो सकता है। तो 1500 से बराबर लाने के लिए यानी कि इक्वल लाने के लिए हमें कोई स्लैक वेरिएबल जोड़ना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे पहला वाला इक्वेशन 2x1 3x2 है, तो 2x1 3x2 में हम s1 स्लैक वेरिएबल 1 ऐड कर देंगे। ये कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो फिर हमारा इक्वल आ जाएगा 1500। ऐसे सेकंड इक्वेशन 3x1 2x2 में हम दूसरा स्लैक वेरिएबल s2 ऐड कर देंगे, इक्वल्स टू 1500 आ जाएगा। तीसरे वाली जो हमारी इक्वेशन है x1 x2 लेस देन इक्वल 1000, तो उसमें भी स्लैक वेरिएबल थर्ड ऐड कर देंगे तो वो इक्वल टू 1000 हो जाएगा। और x1 x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर x1 x2 के बाद हमारे तीन स्लैक वेरिएबल और है s1 s2 और s3। तो ऊपर z भी चेंज होगा। z हमारा 10x1 प्लस 12x2 तो था ही, साथ में s1 s2 और s3 स्लैक वेरिएबल भी ऐड होंगे, पर उनके आगे हम जीरो लगा देंगे ताकि आगे जाकर ये वैल्यू जीरो हो जाए और मेन आंसर में इसका इम्पैक्ट ना पड़े। अब इसको बनाने का तरीका देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है, हमने स्लैक वेरिएबल्स रख ही दिए हैं। सबसे पहले आपको लेना है सीजे। ठीक है, वेरिएबल प्रोग्राम, वेरिएबल प्रोग्राम सबसे पहले आप स्लैक वेरिएबल ही लोगे s1 s2 s3। क्वांटिटी में आपके पास आर्स होंगे, फर्स्ट मशीन में 1500, दूसरी मशीन में भी 1500, तीसरी मशीन में 1000। ठीक है, नीचे आप निकालोगे जेड और जेड और सीजे का डिफरेंस अपन लास्ट में लेके चलेंगे। फिर हम कॉलम बनाएंगे कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो x1 भी है, x2 भी है, s1 s2 s3, यानी 5 वेरिएबल्स हैं हमारे पास और उनका रेशियो। तो x1 का जो प्रॉफिट है वो 10 है, वो उसके ऊपर रखना। x2 का प्रॉफिट 12 रुपीज़ है, वो इसके ऊपर रखेंगे। और स्लैक वेरिएबल्स का जो प्रॉफिट होगा वो हम जीरो कंसिडर करके चलते हैं, यानी कि जो जेड में दिया होगा 10 12 0 0 0 वो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब अंदर की वैल्यूज़ में क्या आएगा, इन अंदर वाली वैल्यूज़ में सारे वो वैल्यूज़ आएंगे जो हमारी इक्वेशन में डिपेंड करते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2 3 और s1, तो यानी पहले वाले में आ जाएगा 2, सेकंड वाले में आ जाएगा 3, तीसरे वाले में देखो s1 है तो s1 से पहले कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं तो 1, s2 नहीं है तो 0, s3 नहीं है तो 0। सेकंड वाली इक्वेशन है 3x1 2x2 और h2, तो 3x1 x1 में 3 है तो 3, 2x2 तो 2, s1 नहीं है तो 0, h2 है तो 1 और h3 नहीं है तो 0। इसी तरीके से थर्ड वाली में x1 x2 और s3 है, तो x1 भी एक है, x2 भी x एक ही है, s1 s2 नहीं है, s3 हमारा एक है। तो ये अंदर की जो वैल्यूज़ है वो इस तरीके से पुट होगी फर्स्ट टेबल के अंदर। अब आपको क्या करना है, निकालना है जेड जे। जेड जे होता क्या है, जेड जे का मतलब होता है पहले वाले कॉलम की जो तीनों वैल्यू है वो तीनों सी जे से मल्टीप्लाई होंगी। जैसे 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी 0 मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी 0 मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट कॉलम की तीनों वैल्यू सी जे की तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होके ऐड होगा, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर तीनों 0 ही होने वाले हैं तो 0। ये जेड जे अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम को भी सी जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी जे तो 0 ही है, तो तीनों को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आना है। इसका मतलब हर वैल्यू 0 आएगी, पहले तो हर वैल्यू 0 आएगी। अब निकालेंगे सी जे माइनस जेड जे, तो सी जे जो है आपका ये भी कहलाता है, ये सी जे कहलाता है ऊपर वाला। ठीक है, और नीचे वाला जेड जे आपने निकाल ही दिया 0 0 0, तो आप कैसे माइनस करोगे, फर्स्ट वाले कॉलम का सी जे 10 है तो 10 में से 0 माइनस करोगे तो 10 आएगा। सेकंड वाले में सी जे जो है वो 12 है। ठीक है, 12 है, जेड जे अपना 0 है तो सी जे में से जेड जे जाएगा तो 12 बचेगा।
यहाँ पर जो सी जे है वो जीरो है, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, नेक्स्ट वाले में भी सी जे जीरो है, जीरो में से जेड जे जीरो जाएगा तो जीरो, और लास्ट वाले में भी जीरो सी जे है और जेड जे भी जीरो है, तो आंसर जीरो। ठीक है, अब हम इसको चूज करेंगे कि इन सब में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, सी जे माइनस जेड जे में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा जो है वो 12 है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, 12। इस 12 को हम क्या करेंगे, चूज करेंगे, और इसके सामने वाले कॉलम को हम की कॉलम बोलेंगे, की कॉलम। सामने वाले को हम बोलेंगे की कॉलम। जो येलो कलर में मैंने कर दिया है इसको बोला जाएगा की कॉलम। अब निकाला जाएगा रेशो। रेशो कैसे निकालेंगे, रेशो निकालने के लिए क्वांटिटी में डिवाइड कर देना की कॉलम का। तो क्वांटिटी देखो कितनी है, क्वांटिटी 1500 है, की कॉलम की वैल्यू देखो 3 है, 1500 में 3 का डिवाइड कर दो, तो 1500 में 3 का डिवाइड करोगे 500 आ जाएगा। दूसरे वाले 1500 में 2 का डिवाइड करेंगे, जो की कॉलम है 2 है, तो 1500 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 750 आएगा। तीसरे वाले 1000 में अगर 1 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000। रेशियो में लिया जाएगा मिनिमम, तो मिनिमम वाले को चूज करो। तो मिनिमम वाले की जो लाइन होगी, रो होगी, उसे बोलेंगे की रो, इसे बोलेंगे की रो। तो की कॉलम भी हमें मिल चुका है और की रो भी हमें मिल चुका है। एक वैल्यू ऐसी होगी जो की रो और की कॉलम दोनों में आ रही है, जो कि ये 3 है। ठीक है, ये जो 3 है वो की रो में भी आ रहा है और की कॉलम में भी आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है की नंबर, इसको की नंबर बोला जाएगा। ठीक है, तो जो रेड कलर में मार्क कर दिया गया है वो की नंबर है। ये पहली टेबल हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम बनाएंगे सेकंड टेबल। तो सेकंड टेबल भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी सेम, और ये सेकंड टेबल, थर्ड टेबल, फोर्थ टेबल तब तक बनती रहेगी जब तक सी जे माइनस जेड जे सारी वैल्यूज या तो जीरो ना हो जाए या नेगेटिव ना हो जाए। जब तक भी हमें पॉजिटिव मिलेगा हमें ये टेबल्स बनानी होगी। ठीक है, तो सेकंड टेबल बनाने के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट करने होते हैं। ठीक है, वो वर्किंग नोट भी अपन देखेंगे, और वर्किंग नोट के हिसाब से ही हमें क्या करना होगा, सेकंड टेबल बनानी होगी। देखो, तो ये सेकंड टेबल है हमारी, ये वाली सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। तो इस सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को चेंज करना है। अब वेरिएबल कैसे चेंज होगा, देखो सबसे पहले जो की कॉलम के सामने वाला जो सी जे आ रहा है, यानी कि 12 और x2, ये जो आ रहा है ना 12 और x2, इसको की कॉलम के सामने वाले को की रो के सामने शिफ्ट कर देना। यानी की कॉलम के सामने x2 और 12 है, इसको शिफ्ट कर देना की रो के सामने, यानी S1 और 0 की जगह इसको शिफ्ट कर देना सेकंड टेबल में। तो S1 और 0 को तो हटा देंगे, सी जे अपना हो जाएगा 12, वेरिएबल हो जाएगा x2। ठीक है, बाकी वाले दोनों सेम रहेंगे, S2 और S3, और इनकी वैल्यू भी सेम रहेगी 0 0। पहली बात। दूसरी बात, ये जो ओरिजिनल की रो है, फर्स्ट टेबल की जो ओरिजिनल की रो है, इसको बनाने का तरीका क्या है, इसकी जो की रो की जो भी वैल्यूज है, की रो की जो भी वैल्यूज आपको दिख रही है रेशो के अलावा, उसमें की नंबर का डिवाइड कर देना। यानी फर्स्ट रो बनाने का क्या रूल है, ओरिजिनल की रो इक्वल्स टू है जो ईच वैल्यू है, ईच वैल्यू ऑफ की रो, इसको आप डिवाइड कर दोगे की नंबर से। तो देखो सबसे पहली वैल्यू है 1500, 1500 में की नंबर 3 का डिवाइड कर दो, यानी सारी वैल्यूज में 3 का डिवाइड कर दो। तो 1500 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अपना 500, 500। 2 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 2/3, 3 में 3 का डिवाइड करूंगा तो 1, 1 में 3 का डिवाइड करूंगा तो 1/3, 0 में 3 का डिवाइड करूंगा तो 0, और 0 में 3 का डिवाइड करूंगा तो 0। तो पहली रो बनाना तो आसान है, लेकिन सेकंड और थर्ड रो बनाने के लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो सेकंड रो, यानी इस वाली रो की हम बात कर रहे हैं, सेकंड रो को बनाने के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इस तरीके से। फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग रो, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग रो, यानी कि मैं सेकंड रो बना रहा हूं
तो ये फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग रो है और इसके नीचे वाली जो है वो सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग रो है और ये वाली जो है वो अपनी ओरिजिनल की रो है। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग की रो। तो कॉरस्पॉन्डिंग की रो के लिए आपको इस तरीके से वर्किंग नोट में ए बी सी 3 कॉलम आपको लेने हैं और चौथा कॉलम आंसर होगा। ए में से माइनस करोगे आप बी इंटू सी अपॉन की नंबर। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। अब ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग की रो। कॉरस्पॉन्डिंग की रो का मतलब होता है ओरिजिनल की रो के जस्ट पास वाली रो। तो हमें सेकंड नंबर बनाना है तो सेकंड वाली को ही बोलेंगे, यानी सेकंड वाली जो 1500 3 2 0 1 0, इसको एज इट इज लिख लेना है यहाँ पे 1500 3 2 0 1 0। बी में आप हमेशा लिखोगे ओरिजिनल की रो, ओरिजिनल की रो। तो जो ओरिजिनल की रो की वैल्यू है वो यहाँ रख दीजिए, यानी 1500 2 3 1 0 0। तो 1500 2 3 1 0 0। तीसरे नंबर पे आप लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग की रो। कॉरस्पॉन्डिंग की रो का मतलब ओरिजिनल की रो के सामने वाली रो। तो अपन सेकंड रो बना रहे हैं तो सेकंड रो में की नंबर के सामने आ रहा है 2 नंबर, तो सब में 2 2 नंबर लिखेंगे, 2 2 2 2 2। अब फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या था? ए बोले तो 1500, ठीक है। ए का मतलब 1500, बी का मतलब भी 1500, सी का मतलब 2। तो फॉर्मूला लगाया ए यानी 1500 माइनस बी का मतलब 1500 इंटू सी का मतलब 2 अपॉन की नंबर, तो ओरिजिनल की नंबर 3 है। तो पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड। 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000, 3000 में 3 का डिवाइड होगा 1000 1000, और 1500 में 1000 माइनस होंगे तो 500। इसी तरीके से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो में बनानी है। तो सेकंड जो रो बनेगी कॉरस्पॉन्डिंग रो, उसकी सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। जैसे सेकंड वाली वैल्यूज है, ए है हमारे पास 3, बी हमारे पास 2 है, सी भी हमारे पास 2 है। तो फॉर्मूला रखेंगे पहले ए यानी कि 3 माइनस लगाएंगे बी इंटू सी यानी कि 2 इंटू 2 अपॉन ओरिजिनल की नंबर 3। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 4/3, और 3 में से 4/3 माइनस होगा तो 5/3 बचेगा, ठीक है। 4 तो 5/3 बचेगा। इसी तरीके से हमारी हर रो क्रिएट होगी। तो ये जो वैल्यूज आई है इन सारी वैल्यूज को अपन सेकंड वाली टेबल में रख देंगे, ठीक है। तो 500 है, 5/3 है, 0 माइनस का 2/3 1 और 0। इन वैल्यूज को आप सेकंड वाली टेबल में रख दीजिए। ये सारी वैल्यूज आ चुकी है, अपने जो भी कैलकुलेट किया है वो सारी वैल्यूज यहाँ आ गई। इसको हम सेकंड वाली रो में रख देंगे। तो पहला वैल्यू आया 500, दूसरा आया 5/3, थर्ड नंबर पे आया 0, फिर माइनस का 2/3, देन 1, देन 0। इसी तरीके से थर्ड रो निकालेंगे। तो थर्ड रो निकालने के लिए यानी कि सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग रो, थर्ड रो का मतलब सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग की रो, इसको निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट वापस बनाना पड़ेगा फॉर सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग की रो। इसके लिए भी वही सेम फॉर्मेट है। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग की रो, तो फर्स्ट टेबल में जाना, फर्स्ट टेबल की जो कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि थर्ड नंबर की जो रो है वो एज इट इज लिख लो आप। तो ए में तो सबसे पहले वही लिख लेंगे 1000 1 1 0 0 1 1। ओरिजिनल की रो जो येलो कलर में डार्क है वो एज इट इज लिख लो 1500 2 3 1 0 0। कॉरस्पॉन्डिंग की नंबर ओरिजिनल की नंबर के सामने वाला, तो ओरिजिनल की नंबर के सामने जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, थर्ड नंबर की जो रो पे 1 आ रहा है, तो सब में 1। अब फॉर्मूला ए यानी 1500 माइनस बी 1500 इंटू सी यानी कि 1 डिवाइड बाय ओरिजिनल की 3, तो आंसर आ जाएगा 1000, क्योंकि 1500 में 3 का डिवाइड करेंगे 500, 1500 में से 500 माइनस होगा तो 1000। दूसरे वाला आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 यानी ए माइनस बी इंटू सी मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय 3, तो 2/3 ये आएगा, 1 में से 2/3 जाएगा तो 1/3 बचेगा। नेक्स्ट वाले में है 1 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट वाले में है 0, ए है 0 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, तो 1 इंटू 1 1 ही होता है, 1/3 माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट वाले में 0 माइनस 0 इंटू 1
डिवाइड बाय 3, तो जीरो से भी डिवाइड करूंगा 3 को तो जीरो ही आना है, जीरो से जीरो माइनस करूंगा तो भी जीरो ही आएगा। 1 माइनस जीरो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय 1 जीरो, जीरो से 3 से डिवाइड करूंगा तो भी जीरो, 1 में से जीरो जाएगा तो 1। ये सारी वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ जाएंगी थर्ड रो के लिए। तो ये वाली जो वैल्यूज़ है सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग जो की रो है, ये वाली जो वैल्यूज़ है जो अभी हमने निकाली है वो थर्ड नंबर पे हम पुट कर देंगे। तो ये आ गया अपना 1000, 1/3, 0 माइनस का 1/3, अगेन 0 और 1। तो इस तरीके से सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में सारी वैल्यूज पुट हो चुकी है। अब हम निकालेंगे जेड जे। ठीक है, तो जेड जे निकालने का तरीका क्या था? जेड जे निकालने का फॉर्मूला था तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे सी जे वाली तीनों वैल्यू से। यानी फर्स्ट वैल्यू 2/3 है, 2/3 को मल्टीप्लाई करो 12 से तो 8 आएगा, 8। 5/3 को जीरो से करूंगा तो जीरो आएगा, 1/3 को जीरो से करूंगा तो जीरो आएगा, तो 8 0 0, तो जेड जे आएगा 8। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाले में 1 है, 1 0 0 है, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 0 0 का तो 0 0 आएगा तो 12। नेक्स्ट वाले में 1/3 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आएगा, क्योंकि 12 इंटू 1/3 4 हो जाएगा। -2/3 -1/3 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो 4 आंसर आ जाएगा अपना। ऊपर वाला वैल्यू जीरो है, जीरो को 12 से करेंगे तो भी जीरो, 1 को जीरो से करेंगे तो भी जीरो, जीरो को जीरो से करेंगे तो भी जीरो, और नेक्स्ट वाले में भी जीरो जीरो है इसलिए जीरो। अब करेंगे सी जे माइनस जेड जे, तो सी जे हमारा वही है ऊपर वाला 10, 10 में से नीचे 8 माइनस होगा तो 2, ऊपर सी जे 12 है, जेड जे भी 12 है, 12 में से 12 माइनस होगा 0, ऊपर 0 है, नीचे 4 है, 0 में से 4 जाएगा तो -4, ऊपर 0 है, नीचे भी 0 है तो 0, और यहाँ पर भी 0 0 है तो 0। एक वैल्यू प्लस आ गई इसलिए थर्ड टेबल भी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने से पहले इन सब में मैक्सिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम तो मैक्सिमम 2 ही है, इसको अपन डिक्लेयर कर देंगे की कॉलम। मैक्सिमम वाले को हम कह देंगे की कॉलम, तो इसको येलो से डिनोट कर दिया अपन ने कि ये की कॉलम है। तो की कॉलम आने के बाद अपन रेशियो निकालेंगे। रेशियो का फॉर्मूला वही है क्वांटिटी अपॉन की कॉलम। तो क्वांटिटी हमारी 500 है, 500 में डिवाइड करोगे ना 2/3 का, तो ये मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं 3/2, तो 500 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/2, तो 750 आ जाएगा। फिर 500 में 5/3 का डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दो 3/5, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो 3/5, तो 300 आ जाएगा। इसी तरीके से 1000 में 1/3 का डिवाइड को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा, 3/1 हो जाएगा तो 3000 आ जाएगा। इसमें सबसे कम कौन है? तो सबसे कम 300 है, तो 300 वाली रो जो होगी वो की रो बन जाएगी, और इन दोनों के बीच में जो एक वैल्यू ऐसी होगी जो की कॉलम और की रो में आ रहा है, यानी कि 5/3, ये अपना की कॉलम की नंबर बन जाएगा, की नंबर। ठीक है, ये अपना फर्स्ट या सेकंड टेबल पूरी हो चुकी है। अब सेकंड टेबल से बनती है थर्ड टेबल, तो थर्ड टेबल आपके सामने है। ये सेकंड टेबल तो ऊपर आ गई आपके पास, थर्ड टेबल जो है वो आपके सामने है। सेम फॉर्मेट है, सेम सब कुछ है। पहला काम सीजे, तो पहले सीजे में 12 और x2 तो आ ही चुका था, वो तो आप एज इट इज रखोगे ही रखोगे। अब यहाँ पर भी वही करना है कि कॉलम के सामने वाली जो वैल्यू है वो की रो के सामने शिफ्ट कर देना। तो की कॉलम के सामने वाली वैल्यू x1 और 10 है, इसको की रो यानी कि h2 और 0 की जगह फिट कर दो, तो 10 और x1 को यहाँ फिट कर देंगे। तीसरा वाला जो s3 और 0 था वो एज इट इज रहेगा, पहला काम। दूसरा काम, जो की रो है सबसे पहले वो बनेगी, ओरिजिनल की रो बनेगी सबसे पहले। फॉर्मूला वही है, ओरिजिनल की रो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ईच वैल्यू ऑफ ओरिजिनल की रो, इसको डिवाइड कर देंगे अपन की नंबर से, यानी सबको की नंबर से डिवाइड कर दो।
तो 500 को डिवाइड कर दो की नंबर 5/3 से। तो अगर डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में लेने जानता हूँ तो इसको रेसिप्रोकल 3/5 कर देंगे, तो 300 आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाली रो पहले बनेगी क्योंकि सेकंड रो की रो है। तो 300, 5/3 में 5/3 का डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। 0 में 5/3 का डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा। माइनस के 2/3 में डिवाइड करूंगा 5/3 का, तो आप मल्टीप्लाई कर लो 3/5, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का 2/5 बचेगा। 1 में डिवाइड करोगे 5/3 का तो रेसिप्रोकल हो जाता है 3/5, और 0 में डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके लिए वही, ये तो अपना ओरिजिनल तो बन ही गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग बचा फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। इन दोनों को बनाने के लिए वही वर्किंग नोट बनेगा, सेम फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मेट में सबसे पहले सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग की रो होती है ओरिजिनल की रो के जस्ट पास वाली, तो ऊपर वाली बनाते हैं अपन सबसे पहले। तो ये वाली वैल्यूज आप रख दो, तो यहाँ पर अपनी ये वाली वैल्यूज यहाँ रख देंगे अपन 500, 2/3, 1, 1/3, 0, 0। ओरिजिनल की रो हमारे पास आ गई 500, 5/3, 1, 0, माइनस का 2/3, 1 और 0। कॉरस्पॉन्डिंग की रो होती है ओरिजिनल की रो के सामने वाली, तो 2/3 है फर्स्ट रो की, तो 2/3, तो सब में आ जाएगा 2/3। फॉर्मूला वही है, सबसे पहले a यानी 500 माइनस b यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय c यानी कि 2/3 डिवाइड बाय की नंबर। अब की नंबर खुद फ्रैक्शन है, तो अगर मैं डिवाइड करके 5/3 लिखूं उससे बढ़िया है कि मैं मल्टीप्लाई करके 3/5 लिख देता हूँ उसको रेसिप्रोकल करके। तो आप देख सकते हो 3 से 3 कट जाएगा, तो 2/5 बचेगा। तो 500 को 2/5 से करूंगा मैं, तो 500 इंटू 2 करूंगा तो 1000, 1000 में 5 का डिवाइड जाएगा तो 200 बचेगा, और 500 में 200 माइनस होगा तो 300 आएगा। इसी तरीके से 2/3, इसको मैं माइनस करूंगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, क्योंकि डिवाइड करूंगा ना मैं 3/5 को, जो की नंबर है 5/3 को अगर की नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ तो इससे बढ़िया मैं मल्टीप्लाई करके उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 5/3 से 3/5 कट जाएगा, तो 2/3 बचेगा। 2/3 में से 2/3 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 0। इसी तरीके से नेक्स्ट में 1 है माइनस 0 इंटू 2/3, और डिवाइड बाय 5/3 को मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो आंसर आएगा 1, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई डिवाइड 0 से 0 हो जाएगा, तो 1 ही बचेगा एंड में। नेक्स्ट वाला है 1/3 माइनस माइनस का 2/3, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 डिवाइड बाय यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर आप देखो तो 2/3 का जो 3 है वो 3/5 के 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो अपना बचेगा 2 इंटू 2 यानी कि 4, और नीचे बचेगा 3 इंटू 5 यानी कि 15, तो 4/15 बचेगा। तो 4/15 ये माइनस का आएगा, बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 में 4/15 ऐड कर दो, तो ये ऐसे आएगा 1/3 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2/3 का 3 5/3 के 3 से कट जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा हमारे पास 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाय नीचे बचेगा 3 इंटू 5 15। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो अपना डिवाइड बाय 15 तो आना ही आना है एलसीएम, ये हो जाएगा 5 + 4 9, तो 9/15 आएगा, जिसको हम 3/5 भी बोल सकते हैं, तो आंसर आएगा 3/5। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला 0 माइनस 1 इंटू 2/3 डिवाइड बाय यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो 2/5 ही बचेगा, जो कि माइनस का आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, तो माइनस का 2/5 बचेगा। लास्ट वाला 0 माइनस 0 है इंटू 2/3 इंटू 3/5, तो आंसर 0 ही आना है क्योंकि दोनों तरफ 0 है। तो इन वैल्यूज़ को आप रख दो फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में इन वैल्यूज़ को रख दो 300 0 1
3/5 माइनस का 2/5 और 0। फिर थर्ड रो में बनानी है, तो थर्ड रो बनाने के लिए भी वर्किंग नोट बनेगा, सेम वर्किंग नोट। ए कॉरस्पॉन्डिंग की रो, तो कॉरस्पॉन्डिंग की रो वो होती है जो हमें निकालनी है, ये वाली। तो इसको एज इट इज रख दो यहाँ पे, 1000 1/3 0 माइनस का 1/3 0 और 1। ओरिजिनल की नंबर 500 5/3 1/3 सॉरी 500 5/3 0 माइनस का 2/3 1 और 0। कॉरस्पॉन्डिंग की रो, कॉरस्पॉन्डिंग की नंबर, तो 5/3 के सामने है 1/3, तो 1/3 जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग की नंबर हो जाएगा। अब फॉर्मूला, ए यानी कि 1000 माइनस बी यानी कि 500 इंटू सी 1/3 डिवाइड बाई की नंबर, तो की नंबर 5/3 है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दो 3/5। 3 से 3 कट जाएगा, 1/5 होगा 500 का तो 100 आएगा, ठीक है। और 1000 में से 100 माइनस होगा तो 900। नेक्स्ट अपना हो जाएगा 1/3 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो इसमें अपना 3 से 3 तो कट जाएगा, 5 से 5 भी कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 1/3, तो 1/3 में से 1/3 जाएगा तो 0। 0 माइनस 0 आगे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आंसर 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 से सब कुछ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इज माइनस का 1/3 अगेन माइनस, फिर माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 यानी a माइनस बी इंटू सी डिवाइड बाय यानी कि मल्टीप्लाई बाय की नंबर 3/5। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये अपना हो जाएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/3 तो एज इट इज आएगा, दूसरे माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 2/3 1/3 और 3/5, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, बस यही कटेगा। तो ऊपर बचेगा 2 1, तो 2 का और 1 का मतलब हो गया 2। नीचे बचेगा 3 और 5 15, तो 2/15 बचेगा, तो प्लस का 2/15 आएगा। तो आंसर में अपन एलसीएम लेंगे 15, ये तो आ जाएगा -5 प्लस 2, तो -5 प्लस 2 अपॉन 15 जो होगा वो माइनस का 3/15 बचेगा। इसको बोल सकते हैं माइनस का 1/5, तो माइनस का 1/5 अपना आंसर आएगा। इसके बाद 0 माइनस 1 इंटू 1/3 इंटू 3/5, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1/5 बचेगा, माइनस का आएगा, तो माइनस का 1/5। इसके बाद 1 में से माइनस करूंगा 0 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो 3 से 3 कट जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो 1 ही बचेगा लास्ट में। इन वैल्यूज को रख दो थर्ड नंबर पे। ये तीसरे नंबर की सिंप्लेक्स टेबल है, इसको तीसरे नंबर पे रख दो। 900, उसके बाद आया था 0 अगेन 0, उसके बाद माइनस का 1/5 अगेन माइनस का 1/5, उसके बाद 1। तो तीनों जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पर पुट कर चुके हैं। तो थर्ड टेबल हमारी बन चुकी है सिंप्लेक्स की, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे जेड जे। तो जेड जे का वही रूल है, सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे सी जे की तीनों वैल्यू से। तो 0 को 12 से करेंगे तो 0, 10 को 1 से करेंगे तो 10 और 0 को 0 से करेंगे तो 10, तो मतलब 0 आएगा, टोटल आ जाएगा 10। 12 को 1 से करेंगे तो 12, 0 0 से तो 0 ही आएगा तो 12। 3/5 को 12 से करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 12 इंटू 3 36, 36 में 5 का डिवाइड अगर अपन कर दें तो 7.2, 7.2 तो एक आएगा, नोट कर लेते हैं, 7.2 तो एक आएगा, प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से तो ये आ जाएगा अपना -4, -4, और तीसरे वाला तो 0 ही है, तो 7.2 और -4 अगर अपन करें तो 3.2, तो ये बचेगा 3.2। इसी तरीके से माइनस का 2/5 12 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है,
तो माइनस का 2/5 और इंटू 12, तो ये 4.8 आएगा माइनस का। इसके बाद 3/5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस का 6 और लास्ट वाला तो जीरो ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1.2। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में जीरो जीरो है तो मल्टीप्लाई जीरो जीरो होगा, लास्ट वाले में इधर जीरो है तो भी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो। इसके बाद सी जे माइनस जेड जे करेंगे तो ऊपर सी जे अपना 10 है, नीचे भी 10 है तो जीरो, ऊपर 12 है नीचे भी 12 है, जीरो, ऊपर जीरो है नीचे 3.2 है तो माइनस का 3.2, ऊपर जीरो है नीचे 1.2 है तो माइनस का 1.2, क्योंकि जीरो में से 1.2 माइनस होगा और जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो। अब सारी वैल्यूज या तो जीरो आ चुकी है या नेगेटिव आ चुकी है, तो अब आगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हम कोई टेबल नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा कि x1 के लिए हमें कितनी यूनिट बनानी है, तो आंसर हमारे पास है x1 के लिए हमें बनानी है, x1 के सामने देखो कितनी क्वांटिटी आ रही है 300 और x2 के सामने भी 300, तो 300 300 अपना आंसर है। तो x1 300 यूनिट्स और x2 भी 300 यूनिट्स। तो जो जेड इक्वेशन है हमारी वो अब सॉल्व हो जाएगी। जेड इक्वेशन थी अपनी ये जेड इक्वेशन थी 10x1 12x2, 10x1 प्लस 12x2। तो इसको अगर अपन सॉल्व कर दें तो 10 तो 10 रहेगा, x1 हमारा 300 आ गया प्लस 12x2 भी हमारा 300 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3000 प्लस 3600 यानी कुल मिला के 6600 का प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट होगा और यही हमारा आंसर है। तो ये मेथड है सिंप्लेक्स का। सिंप्लेक्स जब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा इस तरीके से सॉल्व होगा आपका, ये पूरा प्रोसीजर है और ये आपका आंसर। ठीक है, एक इसमें क्वेश्चन और आता है ड्युअलिटी का, तो वो और देख लेते हैं। कभी कभी जैसे ड्युअलिटी आती है तो ड्युअलिटी में कुछ नहीं करना होता, बस अपनी जो इक्वेशन होती है, जैसे मान लो z अभी हमें दिया हुआ था 10x1 प्लस 12x2, ठीक है, और नीचे हमें मान लो सब्जेक्ट 2 में दिया हुआ है 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल 1500 और 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल 1500। ठीक है, या इसको हाँ 1500 है, तो बस इसको क्या करना होता है, हमें इसको उल्टा करना होता है। तो ड्युअलिटी में क्या करना होता है, तो ड्युअलिटी में जो z होगा, ठीक है, उसकी जो वैल्यूज है, z की जो वैल्यूज होती है वो सब्जेक्ट 2 में चली जाती है और जो सब्जेक्ट 2 की वैल्यूज होती है वो चली जाती है z के अंदर। और जो इसके कॉलम्स होते हैं, सब्जेक्ट 2 के जो कॉलम होते हैं यानी कि 2x1 और 3x1, ये रोज बन जाएंगे और जो रोज होगी वो कॉलम बन जाएंगे। तो z इस तरीके से लिखा जाएगा 1500x1 प्लस 1500x2 और जो सब्जेक्ट 2 होगा वो बन जाएगा आपका 2x1 प्लस 3x1। ये जो 3x1 है ये रोज वाला, ये नीचे वाला है, ये वाला, तो ये x2 बन जाएगा और लेस देन इक्वल की जगह आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, और जो ऊपर जो 10 था वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है 3x2 और 2x2, ये कॉलम रो बन जाएगा। तो 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल 12, यानी सब कुछ उल्टा कर देंगे अपन, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, z की वैल्यू चली जाएगी क्वांटिटी में, क्वांटिटी की वैल्यू चली जाएगी z में, बस इसको ड्युअलिटी बोलते हैं। और फिर इसके हिसाब से हम लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व कर दो। ठीक है, ये ड्युअलिटी का टॉपिक रहता है।